हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा चैप्टर 9 होने वाला है और ये 12th क्लास का उर्दू है। ठीक है, 12th क्लास का उर्दू से रिलेटेड चैप्टर 9 होने वाला है और चैप्टर 9 है जिलानी बानों से मुताल्लिक। ये चैप्टर 9 जो है जिलानी बानों से है और प्रामिस से। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि चैप्टर 9 में किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं और इससे कितने सवालात उठ सकते हैं और कैसे कैसे सवालात बन सकते हैं और कैसे कैसे सवालात इस चैप्टर से बनाए गए हैं। उन सब को हम मद्देनज़र रखते हुए, उन सब पर हम गौर व फिक्र करते हुए हम इस चैप्टर को भी मुकम्मल करेंगे बआसानी। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं। जो अब तक ना जुड़े हों और दोस्त साथी लोग जुड़ने से रह गए हों, ज़रूर आप शेयर कर दें उन तक, ताकि वो भी इस चैनल पर जुड़कर अपनी तैयारी को बखूबी तरीके से मुकम्मल कर सकें और अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो अब तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो कहाँ तक पढ़ी थी, अपने मुताले के मुताबिक दर्ज करें। ये जिलानी बानो जो हैं ये कहाँ तक पढ़ी थी, अपने मुताले के मुताबिक सही दर्ज करें। ठीक है, ऑप्शन ए 12वीं क्लास तक, ऑप्शन बी MA तक, ऑप्शन बी BA तक, ऑप्शन डी PhD तक। तो साथियों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो जो है कहाँ तक पढ़ी थी। तो जिलानी बानो ये पढ़ी थी तो MA तक पढ़ी थी, ये MA पास थी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है जिलानी बानो को किस चीज़ की ख्वाहिश थी, सही कलम बंद करें। ये जिलानी बानो जो हैं इनकी और किस चीज़ की ख्वाहिश थी, सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए प्रोफेसर बनने की, ऑप्शन बी पुलिस बनने की, ऑप्शन सी मौसीकी मुसव्विरी की, यानी कि म्यूज़िक सुनने की, यानी कि म्यूज़िक बनाने की। और मुसव्विरी मतलब क्या कहते हैं, मुसव्विरी मतलब तस्वीर कशी करने की, नक्शो निगार करने की, किसी की तस्वीर उतारने की, है ना, फूल वगैरह पेड़ पौधे वगैरह बनाने की, तो उसी को कहते हैं मुसव्विरी। ठीक है, और म्यूज़िक की मतलब म्यूज़िक वगैरह, सिंगर वगैरह। तो ऑप्शन सी म्यूज़िक की मुसव्विरी की, ऑप्शन डी डॉक्टर बनने की। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो को किस चीज़ की ख्वाहिश थी। तो दोस्तों, जिलानी बानो जो थी उनको म्यूज़िक की और मुसव्विरी की भी ख्वाहिश थी। ठीक है, इनको ये भी ख्वाहिश थी म्यूज़िक की और मुसव्विरी की भी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी, मुंतखब करें। ये जिलानी बानो जो हैं इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, मुंतखब करें। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो की पैदाइश जो हुई थी वो यूपी में हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था, है ना। जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या है, सही मुंतखब करें। ये जिलानी बानो जो थी उनके वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए अल्लामा गुलाम नबी, ऑप्शन बी अल्लामा गफूर, ऑप्शन सी अल्लामा हैरत बदायूनी, ऑप्शन डी अल्लामा साजिद अली। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो की, है ना, जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या है, सही मुंतखब करें। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो के वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो अपने बेशतर इम्तहानात कौन से बोर्ड से दिए, दर्ज करें। जिलानी बानो जो हैं वो अपने बेशतर यानी कि ज़्यादातर एग्ज़ामात किस बोर्ड से पास किए, दर्ज करें। ऑप्शन ए प्राइवेट, ऑप्शन बी सरकारी बोर्ड, ऑप्शन सी उर्दू बोर्ड, ऑप्शन डी अरबी बोर्ड। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो जो हैं वो तमाम एग्ज़ामात, यानी कि तमाम नहीं बल्कि बेशतर, अक्सर व बेशतर जो एग्ज़ामात दिए हैं वो अक्सर व बेशतर तो वो प्राइवेट बोर्ड से पास किए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की पैदाइश
किस सन ईस्वी में हुई, सही दर्ज करें। ये जिलानी बानो जो हैं इनकी पैदाइश किस सन ईस्वी में हुई थी, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1910 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जिलानी बानो जब पैदा हुई थी तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था 1936 ईस्वी चल रहा था, 1936 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है जिलानी बानो इब्तिदा में किस नाम से शायरी शुरू की, मुंतखब करें। ये जिलानी बानो जो है साथियों ये इब्तिदा में, ठीक है, शुरू में किस नाम से शायरी शुरू की थी, मुंतखब करें। ऑप्शन ए माहिरा बेदायूनी, ऑप्शन बी जिलानी बदायूनी, ऑप्शन सी सबा बेदायूनी, ऑप्शन डी बानो बेदायूनी। तो साथियों सवाल नंबर 7 का भी आसानी सवाल है। अगर आप किताब का मुताला किए होंगे, अपने जो शामिल निसाब में है जो किताब शामिल है, तो उसका अगर आप मुताला किए होंगे तो आपको बखूबी पता होगा, या आपके जहन में ज़रूर कहीं घूमता फिरता होगा या अटका फंसा होगा कि जिलानी बानो इब्तिदा में शुरू ही में किस नाम से शायरी शुरू की थी। तो साथियों चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि शायरी जो शुरू किए थे किस नाम से, तो सबा बदायूनी नाम से अपनी शायरी शुरू किए थी। ठीक है, सबा बदायूनी नाम से अपनी शायरी शुरू की थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो उत्तर प्रदेश के किस गांव में पैदा हुई, इंतखाब करें। ये जिलानी बानो जो हैं उत्तर प्रदेश तो पैदा हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के किस गांव में, किस मोहल्ले में पैदा हुई वो मुंतखब करें। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मुबारकपुर, ऑप्शन डी बदायूं। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस सवाल में जवाब भी झलक ही रहा है कि जिलानी बानो उत्तर प्रदेश के किस गांव में पैदा हुई। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये बदायूं जो है सबा बदायूं लगाई थी, वो मतलब लास्ट में जो लगाया जाता है वो निस्बती लगाया जाता है, या तो तखल्लुस होता है या मतलब कुछ और होता है। ठीक है, तो ये बदायूं लगाती हैं कि सबा बदायूं ने नाम की शायरी शुरू की थी। तो इसका मतलब है दोस्तों बदायूं ही में ये पैदा हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो के वालिद क्या थे, अपने मुताले के मुताबिक मुंतखब करें। ये जिलानी बानो जो हैं इनके वालिद क्या थे, माने कि क्या किस पद पर थे, किस हैसियत पर थे, अपने मुताले के मुताबिक मुंतखब करें। ऑप्शन ए फ़ौजी थे, ऑप्शन बी आलिम दीन थे, ऑप्शन सी डॉक्टर थे, ऑप्शन डी मास्टर थे। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो के वालिद जो थे यानी कि अल्लामा हैरत बदायूनी जो थे वो आलिम दीन भी थे। ठीक है, आलिम दीन भी थे, यानी कि और भी थे मतलब, ठीक है, और आलिम दीन भी थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का, क्योंकि वो पढ़ाते भी थे, आलिम दीन भी थे, वो दीन की बातें अच्छी तरह से जानते थे, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो किस चीज़ में मशहूर हुई, इंतखाब करें। ये जिलानी बानो जो हैं वो किस चीज़ में मशहूर हुई, इंतखाब करें। ऑप्शन ए मरसिया निगारी में मशहूर हुई, ऑप्शन बी दास्तान निगारी में, ऑप्शन सी मुसव्विरी निगारी में, यानी कि तस्वीर कसी निगारी में जो उनका शौक़ था, दिलचस्पी थी जिसमें मुसव्विरी या म्यूज़िकी में, तो क्या मुसव्विरी में मशहूर हुई। ऑप्शन डी अफसाना निगारी, नावल निगारी में। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो जो हैं वो अफसाना निगारी और नावल निगारी में मशहूर हुई थी। ठीक है, अफसाना निगारी और नावल निगारी में मशहूर हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की शादी किस अदीब से हुई, कलम बंद करें। ये जिलानी बानो जो हैं इनकी शादी किस अदीब से हुई, कलम बंद करें। ऑप्शन ए अब्दुल हकीम सरवर से, ऑप्शन बी मास्टर इस्माइल से, ऑप्शन सी अल्लामा फ़खरुद्दीन से, ऑप्शन डी डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 भी बहुत ही अहम सवाल है। ये तमाम के तमाम सवालात इसी टाइप के पूछे जाते हैं दोस्तों, और पूछे गए हैं। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो की शादी जो हुई थी वो डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई थी। ठीक है, डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12।
सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की नावलों में से किसी एक नावल का नाम मुंतखब करें। ये जिलानी बानो जो है उनकी बहुत सारी नावलें थीं, तो उनमें से किसी एक नावल का नाम मुंतखब करें। ऑप्शन ए ऐवान गज़ल, ऑप्शन बी आतिश पारे, ऑप्शन सी मौसम बहार, ऑप्शन डी फूलों की खुशबू। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो की नावलों में से किसी एक नावल का नाम। तो दोस्तों आतिश पारे ये नहीं है, फूलों की खुशबू ये भी नहीं है, मौसम बहार ये भी नहीं है, बल्कि है तो है कौन, तो ये ऐवान गज़ल जो है ये जिलानी बानो की लिखी हुई किताब है ना, लिखी हुई नावल है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की शादी किस सन ईस्वी में हुई, सही कलमबंद करें। ये जिलानी बानो जो है इनकी शादी जो हुई थी, यानी कि इनकी शादी जो हुई थी डॉक्टर है ना, ऊपर जो गुजरा डॉक्टर मुअज़्ज़म नाम के था, क्या कहते हैं उसको, यहाँ कहा था, हाँ डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म, ठीक है, डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई थी। तो वो किस सन में हुई थी इनकी शादी, इनका अक़्द जो हुआ था। ऑप्शन ए 1970 ईस्वी, ऑप्शन बी 1959 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जिलानी बानो की शादी जो हुई थी वो किस सन में हुई थी। तो साथियों इनकी शादी जो हुई थी 1959 में हुई थी, ठीक है, 1959 में इनकी शादी हुई थी दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। और जिलानी बानो जब पैदा हुई थी तो 1936 ईस्वी चल रहा था, है ना, 1936 ईस्वी चल रहा था, और शादी हुई उनकी 1959 में। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि रात के मुसाफिर के अफसाना निगार कौन है, मुंतखब करें। ये रात के मुसाफिर जो है ये अफसाना है, तो इसके निगार कौन है, ये अफसाना निगार कौन है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए अल्लामा हैरत बैदायूनी, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जिलानी बानो। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रात के मुसाफिर के अफसाना निगार कौन है। तो ये अल्लामा हैरत बैदायूनी जो है ये तो उनके वालिद हैं, इनके जिलानी बानो के, तो ये हो नहीं सकते, ठीक है, ये नहीं लिखे हैं। अशफाकुल्ला खां, तो अशफाकुल्ला खां भी नहीं है, और प्रेमचंद भी नहीं, तो कौन है, तो जिलानी बानो है इनके निगार, ठीक है, इनके कातिब जो है, कातिबा जो है ये जिलानी बानो है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में लवाहिकीन का माना क्या होगा, इंतखाब करें। ये दर्ज झेल में लवाहिकीन जो है दोस्तों, ये लवाहिकीन का माना क्या होगा, इंतखाब करें। ऑप्शन ए दोस्त, ऑप्शन बी पड़ोसी, ऑप्शन सी रिश्तेदार, ऑप्शन डी फरिश्ते। तो साथ ही सवाल नंबर 15 जो है ये भी बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों कि जेल में लवाहिकीन का माना क्या होता है। तो लवाहिकीन मतलब होते हैं दोस्त, ये रिश्तेदारों अहबाब, ठीक है, अहलो अयाल रिश्तेदार वगैरह ये होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि शामिल निसाब में प्रामिस किसका अफसाना है, दर्ज करें। जो प्रामिस है शामिल निसाब में ये किसका अफसाना है, दर्ज करें। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी तखशी शिवशंकर की, ऑप्शन सी सुहेल अजीमाबादी की, ऑप्शन डी जिलानी बानो की। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का बहुत ही आसान सवाल है कि प्रामिस जो है मैं तो ऊपर ही बता चुका था कि प्रामिस जो है वो जिलानी बानो से मुताल्लिक है, और चैप्टर 9 भी जो है वो जिलानी बानो से मुताल्लिक है। तो साथ ही सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर और दुरुस्त जो होगा जवाब तो ये जिलानी बानो है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। तो चलिए दोस्तों मैं उन नाज़रीन से मुखातब हूँ, उन नाज़रीन से, उन हजरात से जो अब तक बने हो और सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत ही अहम मुफीद वीडियो होने जा रही है और बहुत ही अहम सवालात किए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा जा रहा है कैंसर की बीमारी किसे हुआ था, सही कलमबंद करें। ये कैंसर की बीमारी जो हुआ था वो किसको हुआ था, सही कलमबंद करें। ऑप्शन ए भाभी को, ऑप्शन बी उम्मू को, ऑप्शन सी वालिद को, ऑप्शन डी जिलानी बानो को। तो दोस्तों ये सवाल जो किया गया है दोस्तों ये प्रामिस जो कहानी है उसी में से सवाल किया गया, ठीक है, कि कैंसर की बीमारी किसे हुआ था, सही कलमबंद करें। तो दोस्तों कैंसर की बीमारी जो हुई थी वो उम्मू की हुई थी, है ना, ये बूढ़ी औरत थी, ज़ईफ़ा औरत थी, 2 साल से वो बीमार थी बेचारी, उन्हीं पर पूरी कहानी लिखी गई है। तो ये उम्मू को ये हुआ था, क्या होता है, कैंसर की बीमारी हुई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि जेल में
उम्मू के कितने बेटे थे मुंतखब करें। ये उम्मू जो है इनके कितने औलाद थे, यानी कि कितने बेटे थे, सिर्फ बेटे के बारे में पूछा जा रहा है, कितने बेटे थे मुंतखब करें। ऑप्शन ए 2 बेटे, ऑप्शन बी 3 बेटे, ऑप्शन सी 7 बेटे, ऑप्शन डी 5 बेटे। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उम्मू के मात्र 3 बेटे थे। 3 बेटे थे, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो को और किस चीज़ में और किस में दिलचस्पी रही, सही कलम बंद करें। ये जिलानी बानो जो है उनको और किस चीज़ में दिलचस्पी रही, सही कलम बंद करें। एक तो उनका ख्वाहिश थी कि मतलब म्यूज़िक की बनती, मुसव्विरी, है ना, म्यूज़िक की बनती या फिर आके मुसव्विरी बनती, लेकिन पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं पता। तो जिलानी बानो को और किस चीज़ में दिलचस्पी रही, सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए सैर व तफरीह की, ऑप्शन बी डॉक्टरी की, ऑप्शन सी बच्चों के अदब और तराजम की, ऑप्शन डी मरसिया निगारी की। तो साथियों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो को बच्चों के अदब और तराजम की भी दिलचस्पी रही। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से करती थी वो, उनका ये दिलचस्पी रहा था, इनकी दिलचस्पी इसमें जमी रहती थी बच्चों के अदब में और तराजम में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का, क्योंकि बच्चों के अदब मतलब बच्चों को किस तरह मतलब देखना है, रखना है, कैसे उनको शिक्षा देना है, कैसे पढ़ाई करानी है, कैसे उनको परवरिश करनी है, वो हो गया बच्चों के अदब। और तराजम जो है ये तर्जमा करने की, जैसे कि पिछली पुरानी किताबें जो हैं वो किसी और भाषा में लिखी हुई हैं, किसी और लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, तो उनको अपने लैंग्वेज में मतलब उर्दू में ट्रांसलेट करना, मुतरजम करना, तर्जमा करना, उसी को तराजम कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के अदब और तराजम में उनकी दिलचस्पी रही। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की तख्लीक़ात की कितनी ज़बानों में तर्जमा हुए, सही कलम बंद करें, सही दर्ज करें। ठीक है, जिलानी बानो जो हैं उनकी तख्लीक़ात की कितनी ज़बानों में तर्जमा हुए, सही दर्ज करें। तख्लीक़ात मतलब उनकी लिखी हुई किताबें जो है ना, उनकी लिखी हुई किताबों की कितने ज़बानों में तर्जमा हुए, यानी कि वो किताब कोई लिखे, जैसे मान के मिसाल के तौर पर ऐवान गज़ल जो नावल है वो लिखी, तो वो उर्दू में अगर लिखी होंगी तो कहाँ कहाँ गई वो, कहाँ मतलब जहाँ पर जिस मुल्क में गया, जिस देश में गया, तो वहाँ पर क्या उनके तख्लीक़ात के मतलब तख्लीक़ात को किसी और ज़बान में भी मुंतकिल किया गया, तर्जमा किया गया, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मुख्तलिफ़ ज़बानों में, ऑप्शन बी उर्दू ज़बानों में, ऑप्शन सी उर्दू फ़ारसी ज़बान में, ऑप्शन डी उर्दू हिंदी ज़बान में। तो साथ ही सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो की तख्लीक़ात की कितने ज़बानों में तर्जमा हुए, सही दर्ज करें। तो जिलानी बानो की तख्लीक़ात की मुख्तलिफ़ ज़बानों में, ठीक है, एक ही नहीं बल्कि उर्दू, फ़ारसी, अरबी, हिंदी तक ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा हुए। ठीक है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में यानी कि तरह तरह की ज़बानों में तर्जमा किए गए। तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में जिलानी बानो को किस एवार्ड से नवाजा गया, मुंतखब करें। ये जिलानी बानो जो है उनको किस एवार्ड से नवाजा गया। ऐसा तो बहुत सारे एवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन यहाँ पर जेल में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में जिलानी बानो को किस एवार्ड से नवाजा गया, यानी कि इन्हीं चारों में से किसी एक ऐसे नाम हैं छिपे हुए जो इनको नवाजा गया था। ऑप्शन ए मुसव्विर एवार्ड, ऑप्शन बी खतीबा एवार्ड होना चाहिए, ऑप्शन सी अफ्रीकी एवार्ड, ऑप्शन डी कुल हिंद कौमी हाली एवार्ड। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिलानी बानो को ये कुल हिंद कौमी हाली एवार्ड जो है इस एवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, ये तमाम ये सब से नहीं नवाजा गया था। ठीक है, ये सब से नहीं बल्कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि कुल हिंद कौमी हाली एवार्ड से नवाजा गया था। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो ने कृष्णचंद्र पर ... भी लिखा, खाली जगह पूर्ण करें। यानी कि जिलानी बानो जो है कृष्णचंद्र पर क्या लिखे थे, नावल भी लिखा, मोनोग्राफ भी लिखा, ऑप्शन सी दास्तान भी लिखा, ऑप्शन डी मजमून भी लिखा। तो साथ ही सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर डॉट पर जो क्या भराना चाहिए, क्या यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो दोस्तों जिलानी बानो ने कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफ भी लिखा था। ठीक है, मोनोग्राफ भी लिखा था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का।
सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में मिजाज पुरसी का सही माना मुंतखब करें। ये मिजाज पुरसी जो है इसका सही माना मुंतखब करें। ऑप्शन ए मरे हुए का बरसी होना, ऑप्शन बी अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ऑप्शन सी खैरियत पूछना, ऑप्शन डी दुआ देना। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि मिजाज पुरसी का मतलब होता है खैरियत पूछना। ठीक है, मिजाज पुरसी मतलब मिजाज पूछना कि आप कैसे हैं, खैरियत तो है और सब बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में मुस्तकबिल किसे कहते हैं, दर्ज करें। ये मुस्तकबिल जो है इसका माना क्या आता है, मुस्तकबिल किसे कहते हैं, दर्ज करें। ऑप्शन ए गुजरा हुआ कल को, ऑप्शन बी आने वाला कल को, ऑप्शन सी आज का दिन को, ऑप्शन डी ठहरा हुआ। तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुस्तकबिल किसे कहते हैं। तो दोस्तों मुस्तकबिल मतलब होता है फ्यूचर, इंग्लिश में अगर बोले तो उसे फ्यूचर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन फ्यूचर यहाँ कौन है, आने वाला कल। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का, क्योंकि मुस्तकबिल आने वाले कल को कहते हैं, फ्यूचर को, है ना। सवाल नंबर 25 यानी कि सवाल नंबर आखिरी, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रॉमिस में कैसी औरत की कहानी लिखी हुई है भी होना चाहिए था कि लिखी हुई है मुताले के मुताबिक दर्ज करें। ये प्रॉमिस जो है इसमें कैसी औरत की कहानी लिखी हुई है। ऑप्शन ए नई औरत, ऑप्शन बी जवान औरत की, ऑप्शन सी खुशहाल औरत की, ऑप्शन डी बूढ़ी औरत की। ठीक है, तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर और दुरुस्त जो होगा जवाब कि प्रॉमिस में कैसी औरत की कहानी लिखी हुई है। तो मैं ऊपर बता चुका था कि जिनको कैंसर की बीमारी हुई थी यानी कि उम्मू की हुई थी, वो उम्मू जो एक बूढ़ी औरत थी उन्हीं पर पूरी कहानी लिखी गई है, मैं बता चुका था, और वो 2 साल से बीमार थी। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का, क्योंकि वो बूढ़ी औरत पर कहानी लिखी गई थी, कौन सा, प्रॉमिस। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों आप इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें और इसी तरह बने रहें लास्ट तक और अपनी तैयारी के अच्छे से मकाम तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों उन नाज़रीन से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो अब तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।